कभी सोचा है कि एक पूरे देश की आर्थिक सेहत को, उसकी हेल्थ को सिर्फ एक नंबर से कैसे मापा जा सकता है? आज हम उसी रिपोर्ट कार्ड को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। जरा सोचिए, अगर किसी को भारत जैसे विशाल देश की एक साल की सैलरी स्लिप बनाने को कहा जाए तो वो कैसी दिखेगी? हम उसे गिनेंगे कैसे? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि ये राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम आखिर है क्या चीज़। देखिए, इसे आप किसी भी इकोनॉमी का एक तरह का एक्सरे समझ सकते हैं, जो उसकी अंदरूनी सेहत और ताकत को दिखाता है। तो परिभाषा सीधी सी है। एक तय समय में, मान लीजिए एक साल में, देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू, यही है राष्ट्रीय आय। अब यहाँ ना ये जो फाइनल शब्द है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक ही चीज़ को 2 बार गिनने से बचना है। देखते हैं इसका क्या मतलब है। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम जीडीपी और जीएनपी जैसे कुछ ज़रूरी शब्दों को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये सब मिलकर देश की पूरी इकोनॉमिक कहानी कैसे बताते हैं। ठीक है, तो उस टोटल वैल्यू को समझने के लिए ना पहले ये जानना होगा कि हम किस तरह की वस्तुओं मतलब गुड्स को गिनते हैं। क्या हर चीज काउंट होती है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आती हैं फाइनल गुड्स, यानी अंतिम वस्तुएं। ये वो चीजें हैं जो सीधे इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार है, जैसे कि एक कार जो शोरूम से खरीदी जाती है, या एक स्मार्टफोन जो सीधा इस्तेमाल होता है। नेशनल इनकम में बस इन्हीं को गिना जाता है। और फिर दूसरी तरफ है इंटरमीडिएट गुड्स, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं। अब ये क्या है? ये वो कच्चा माल है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। जैसे मान लीजिए कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले टायर। सोचिए, अगर हम टायरों की कीमत अलग से जोड़ें और फिर पूरी कार की कीमत भी जोड़ दें, तो टायर की कीमत तो 2 बार जुड़ गई ना। बस इकोनॉमिक्स में इसी गलती को डबल काउंटिंग कहते हैं, और इससे बचना सबसे ज़रूरी है। और आखिर में है कैपिटल गुड्स, यानी पूंजीगत वस्तुएं, जैसे किसी फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनें या एक किसान का ट्रैक्टर। देखिए, ये चीज़ें खुद बिकने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनसे दूसरे सामान बनाए जाते हैं। असल में देखा जाए तो यही वो एसेट्स हैं जो किसी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि क्या गिनना है, लेकिन अगला सवाल है कैसे गिनना है। क्या इसका कोई एक ही तरीका है? जवाब है नहीं। तो ये सवाल उठता है कि नेशनल इनकम को मापने का सही तरीका आखिर है कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या प्रोडक्शन मेथड? मजे की बात यह है कि असल में ये तीनों ही सही हैं। इकोनॉमिस्ट्स इन तीनों ही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसे मापने के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, या तो देश में हुए टोटल खर्च यानी एक्सपेंडिचर को जोड़ लो। दूसरा रास्ता है देश में हुई टोटल कमाई यानी इनकम को जोड़ लो। और तीसरा, देश में हुए टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू जोड़ लो। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि आप कोई भी रास्ता अपनाएं, मंजिल एक ही मिलेगी, मतलब नंबर सेम आएगा। तो चलिए सबसे कॉमन मेथड यानी एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, बस ये हिसाब लगा लो कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। अच्छा, ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना? लेकिन घबराइए नहीं, ये असल में इकोनॉमी में पैसे के फ्लो की पूरी कहानी बताता है। चलिए इसके हर हिस्से को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, सी का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं। आई है इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कंपनियां नई फैक्ट्री या मशीनों पर खर्च करती हैं। जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार जो सड़कों स्कूलों पर खर्च करती है। और आखिर में है X-M, मतलब देश के एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटा दो। बस इन सब को जोड़ दीजिए और देश का कुल खर्चा सामने आ गया। जैसा मैंने कहा, बाकी 2 तरीके भी हमें इसी नंबर पर पहुंचाते हैं। इनकम मेथड में क्या होता है? हम सबकी कमाई को जोड़ते हैं, सैलरी, दुकानदार का मुनाफा, मकान मालिक का किराया, सब कुछ। और प्रोडक्शन मेथड में हम देश की हर इंडस्ट्री, खेती से लेकर सॉफ्टवेयर तक, सबके टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को जोड़ लेते हैं। चलिए अब आते हैं उन 2 शब्दों पर जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, जीडीपी और जीएनपी। सवाल बस एक है, क्या हम देश की बाउंड्री के अंदर हुए प्रोडक्शन को माप रहे हैं या फिर देश के नागरिकों द्वारा किए गए प्रोडक्शन को? इसे ऐसे समझिए,
जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, यानी भारत की सीमाओं के अंदर। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो टाटा ने किया हो या फिर किसी विदेशी कंपनी सैमसंग ने, वो सब गिना जाएगा। वहीं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब राष्ट्रीय यानी नागरिक, तो ये सिर्फ भारतीयों द्वारा की गई कमाई को मापता है, फिर चाहे वो भारत में रहकर कमा रहे हों या अमेरिका में। तो कुल मिलाकर दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? विदेश से मिली नेट इनकम, मतलब जो पैसा भारतीय बाहर से कमा कर लाते हैं उसे जोड़ दो, और जो पैसा विदेशी यहाँ से कमा कर ले जाते हैं उसे घटा दो। बस यही एक चीज जीडीपी को जीएनपी में बदल देती है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो क्या इसका मतलब हमेशा यही होता है कि वहाँ ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं? ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि सिर्फ महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ गई हों। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दो हीरोज़ की, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो है ना, वो महंगाई से धोखा खा सकती है, मतलब जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वो भी बढ़ जाती है। लेकिन रियल जीडीपी वो महंगाई का चश्मा उतार कर देखती है। वो हमें बताती है कि क्या देश में सच में ज्यादा सामान और सर्विसेज बन रही हैं। इसीलिए जब भी ग्रोथ की बात हो ना, तो ध्यान हमेशा रियल जीडीपी पर देना चाहिए। ठीक है, तो हमने इतने सारे बड़े बड़े नंबर्स की बात कर ली, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर सवाल ये है कि एक आम इंसान के लिए इन सबका आखिर मतलब क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत सिंपल है। हम देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल आबादी से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक एवरेज मिलता है, जिससे अलग अलग देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर की तुलना करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि जीडीपी और नेशनल इनकम किसी भी देश के इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं। ये हमें ग्रोथ की कहानी तो बताते हैं, पर एक सवाल है, क्या ऊंचे नंबर्स का मतलब हमेशा एक बेहतर जिंदगी होता है? क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि देश